हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक जो हमारे देश का संविधान है वो क्या होता है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स कैन बी डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ऐसे कानूनों का, ऐसे रूल्स का कलेक्शन है, उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है, रूल्स और रेगुलेशंस को। मतलब जो कानून हमारे देश में चलाए जाते हैं, इस एक किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेट में, हमारे देश में, हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें, राज्य मतलब जैसे कि उत्तराखंड हो गया, केरला, तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु, ये सारे के सारे देश के राज्य, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कामकाज कैसे चलेगा, जितना भी देश में कामकाज होता है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वो कामकाज कैसे चलेगा, रूल्स क्या होंगे, वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे होते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच स्टेट इज रन इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो कामकाज चलाया जाता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो कामकाज कैसे चलेगा, किस रूल्स पे चलेगा, सब कुछ इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ which reflect the will of the people. It determines the power and responsibility of two states. तो इसमें क्या है, इसमें फंडामेंटल लॉ, हमारे देश के जो कानून है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे देश के लोगों की क्या विल है, हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं, कैसे लॉज बनाए हैं और कैसे बनाना चाहते हैं, वो भी हमारे देश का संविधान जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो स्टेट्स हैं, हमारे देश के राज्य हैं, उनके पास क्या पावर होंगी, क्या ताकतें होंगी कि वो राज्य को चला सकें, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके क्या काम होंगे, वो सब भी हमारे संविधान में मेंशन होता है। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। और सिर्फ सरकार के ही राइट, सरकार ही क्या कर सकती है या सरकार को क्या काम करना चाहिए, वही नहीं, एक सिटीज़न के तौर पर, जैसे आप एक नागरिक हैं देश के, आप सिटीज़न हैं, तो एक सिटीज़न के क्या राइट, क्या हक और क्या ड्यूटी, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं फोड़नी चाहिए, आपको सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, आपको रूल्स का पालन करना चाहिए, जो भी सरकार बनाती है, वो सब भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसमें हम लोग खुद जा कर के वोट देते हैं, जिसमें हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। हमारे वोट के द्वारा ही हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी, एमएलए, हमारे नेता चुने जाते हैं। ऐसा देश जिसमें लोग वोट दे करके अपने नेताओं को चुनते हैं, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री को एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा द डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल चूज देयर लीडर्स टू एक्सरसाइज पावर एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर बिहाफ। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, उसमें लोग अपने लीडर को चुनते हैं, वो लीडर चुने हुए पावर जो भी होती है, सरकार में कामकाज कैसे चलेंगे, कौन सी मिसाइल कौन से देश से लेके आनी है, कौन सा कुछ भी, पूरी दुनिया के साथ हमारे देश के रिश्ते कैसे रहेंगे, ट्रेड, व्यापार कैसे चलेगा, सारी की सारी चीज़ें, इनके जो है पावर एक्सरसाइज करना बोलते हैं इसे, पावर को चलाना, देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको किस तरीके से चलाया जाएगा, उसकी पावर हम लोग देते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपने नेताओं को, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को, ये बात जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, वही हो गया शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग को, उनको वोट के द्वारा हम उन्हें हक देते हैं कि वो जो है हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं देश को चलाने के लिए।
अब इसका सेकंड पॉइंट है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए भाई, एक बार कोई नेता बन के बैठ गया कि वो कुछ भी अपनी मनमानी करता रहे, तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए ही सरकार चलेगी, और किस क्या क्या उनके रोल होंगे, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उन्हें हक नहीं है करने के नेताओं को, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स आर राइट, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सारे के सारे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 6 राइट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे जो राइट्स हमें दिए गए हैं उनको बचाता है, किसी और कोई हमें, सरकार हमसे ना छीन ले, उससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सेफगार्ड करता है हमारे राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकारों को। हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फिर फोर्थ पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इज। कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि फंडामेंटल नेचर कैसा होगा, हमारी सोसाइटी जो है उसका नेचर कैसा है। मतलब जैसे कि हमारी सोसाइटी एक रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेसी है, हम लोग क्या हैं, सेक्युलर हैं, हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को हमारा राष्ट्र मानता है। ये होता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, समाज कैसा है, वो भी हमारा संविधान बताता है। तो ये देखिए लॉन्ग वाले आंसर हो गए थे, अब हम लोग इसके शॉर्ट शॉर्ट वाले जो आंसर हैं अब छोटे छोटे हैं, ये देखते हैं। When did the Indian National Congress make the demand for a Constitution Assembly? INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि एक संविधान सभा होनी चाहिए हमारे देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा लोगों के द्वारा बनाया गया है, सब लोग इकट्ठे होंगे तभी वो बनाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कांग्रेस ने कब करनी शुरू करी थी? तो इसका आंसर है, INC मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934। तो 2 की जगह पे इन आएगा, 1934 में डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ऑफ नेपाल वांट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेपाल के लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? पीपल ऑफ नेपाल वांट कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वुड गारंटी दैम डेमोक्रेसी इन फ्यूचर। क्योंकि देखिए हमारी डेमोक्रेसी हमारे देश में है, नेपाल में अब है, कभी वहाँ पे चेंज होता रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं नेपाल में, तो उनके देश के लोगों को एक संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ताकि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे उनके देश में। नेक्स्ट है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन टर्म से क्या समझते हो? प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उनसे। तो देखिए, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूटिव है ये। अच्छा, देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो बनी हुई होती है, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूटिव आएगा। तो टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड हो। अब देखिए, हम अपने डेली लाइफ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? मैं जो बोल रही हूँ क्या है, ये स्पीच है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आपका जो मन करे बात कर सकते हैं, आपको अपना प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, तो आपको कोई कुछ मना नहीं करेगा। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास हक है, आपके जो विचार हैं आप दूसरों को बता सकते हैं, ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives। अगर जो हमारे elected representatives हैं, जिन लोगों को हमने चुना है, अगर उन पे कोई भी restriction ना हो तो क्या होगा? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो लोग तो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे, तो इसलिए restrictions होना ज़रूरी है। तो देखिए इसका आंसर है, इफ़ देयर वुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट द लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। तो हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जो नेता है ना, ये अपनी जो पावर है इसको मिसयूज़ कर लें, मतलब गलत इस्तेमाल कर लें अपनी अथॉरिटी का, अपनी ताकत का। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स बनाता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि जो ये पावर है इसका कोई भी मिसयूज़ जो है वो ना कर पाए, पॉलिटिकल लीडर्स पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए रूल्स बना करके गया हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, आपको मतलब आने ही चाहिए इस चैप्टर के।
हर चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविक्स में स्पेशली। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, देखिए, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, और लोकल लेवल पे भी है जिसे हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। तो देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल होंगे, सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ देश में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। हमारी जो स्टेट्स होती हैं, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं उसमें आपकी स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही हमारे देश में, और साथ ही साथ हमारे देश में चीफ मिनिस्टर भी होंगे। तो यही क्या है, स्टेट हमारी जो सेंट्रल लेवल पे है, हमारी पार्लियामेंट होती है, उसमें क्या होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट असेंबलीज़ होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो हैं वो होती हैं, उसके हेड होते हैं हमारे क्या, हमारे जो हैं उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे, वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं हमारी स्टेट के। तो हमारे पास 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और तीसरी भी है हमारे देश में, वो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अलग अलग लेवल होते हैं जब गवर्नमेंट के, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है, तो देखिए, दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कैसे डायरेक्ट रोल है, हम वोट दे के आते हैं, तभी तो नेता चुने जाते हैं हमारे देश में, कोई एमपी बनता है, एमएलए बनता है ना। तो यही है इसका मतलब कि पीपल जो है इंडिया के, उनके पास हक है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करने का। एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। और अगर आप चाहें, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप क्या है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो है इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, सॉरी 21 साल से ज़्यादा है अगर, तो आप पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ में ले सकते हैं। और 25 साल से ज़्यादा, 18 से पहले के बाद तो आप लोग वोट का अधिकार हो जाता है। और 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप एमपी के इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोकसभा के। और अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो आप जो है राज्यसभा के इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं। और 35 ईयर से तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी आप लड़ सकते हैं। तो आपके पास हक है कि आप किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हो, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। ये हो गया। अब है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकत का बंटवारा। ये इसका मतलब हिंदी में, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट दैट आर, 3 ऑर्गन्स हैं हमारी स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है दे रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हुए भाई, जिन्हें हम चुनते हैं हमारे वोट से, वोट देकर आते हैं, जो जीतता है वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो हो गया लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो देखिए, लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकल करके आते हैं। पहले हम लोगों ने जिन नेताओं को चुना, जो जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के कुछ जो नेता हैं, कुछ मंत्री बन जाते हैं नेता, कुछ जो एमपी एमएलए होते हैं वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, वो मिनिस्टर्स ही हमारे एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो वो सरकार बनाते हैं, और लॉज जो भी लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का काम करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर होते हैं ना, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जुडिशरी, जो जजेस होते हैं वो हमारे देश की क्या होती है, जुडिशरी होती है। तो जुडिशरी इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। जो कोर्ट होते हैं हमारे देश के वो हैं हमारी जुडिशरी। अब नेक्स्ट कीवर्ड है, देखिए, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, मैंने वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने पढ़े हैं बुक में कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं हमारे पास। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हम सिटीज़न हैं इस देश के, हमें प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी आपकी मर्ज़ी से जो मन किया आपने वो कर लिया, वो होता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। स्टेट का मन करे कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दें पूरी ज़िंदगी के लिए, स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। स्टेट होती है गवर्नमेंट, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है हमारे पास। तो यही है फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और
एक बचा है, एक वो आप बताइएगा मुझे पूरा कि कौन सा है वो। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, जिससे हमारे पास हक है देश में शांति से रहने का, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे ना करे हमारे खिलाफ, वो हक हमें संविधान देता है, संविधान में फंडामेंटल राइट्स देते हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो secular state का मतलब होता है राज्य का, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म सरकार की नज़र में बराबर होगा। ऐसी जो स्टेट होती है, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा देश जो होता है वो होता है सेक्युलर स्टेट। हम लोग किसी भी धर्म को, ना हिंदू, ना इस्लाम, ना ही क्रिश्चियनिटी, ना बुद्धिज़्म, किसी धर्म को हम एक ही धर्म को सिर्फ प्रेफरेंस नहीं देंगे, सारे धर्म सरकार के सामने बिल्कुल बराबर हैं, यही होता है सेक्युलरिज्म। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर भी हमारा कवर हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।